हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल 50-50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको हम जीके और जीएस तथा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करके आपको एक रूप में जोड़ के रखते हैं ताकि आपको जीके और जीएस अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़े। और इसके लिए सेट प्रैक्टिस का एक निश्चित रेशियो जो है हर एक सब्जेक्ट में वो हम आपको लेके आए हैं। और यह आपको आगामी एग्जाम्स बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों ही एग्जामों के लिए, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस हेतु, इसके अलावा बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस जो बिहार नहीं कर रहा है, सीएचएसएल, इसके अलावा सीजीएल एग्जाम के लिए भी, रेलवे एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 50 क्वेश्चन का सीरीज अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हैं तो अभी तक 118 नंबर से प्रैक्टिस हुआ है। आपको आगामी एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निश्चित ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 118 नंबर सेट का अगर पूरा का पूरा आपके पास पीडीएफ अगर नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ भी और सॉल्यूशन किया हुआ भी दोनों प्रकार का लीजिएगा ताकि आप इसे बनाइए और खुद को जज कीजिए कि जीके और जीएस में आप कितना अच्छा बेहतरीन है। फ्रेंड्स, हम बार बार चर्चा करते हैं कि अगर पीडीएफ अभी तक नहीं हुई तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगर जुड़ने में कोई दिक्कत होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करवा देंगे, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप पीडीएफ इसका ले पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एग्जाम तो अपने समय पर आएगा भी और जाएगा भी। रिजल्ट के पीछे आप न रहे, इसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप खुद के लिए भी थोड़ा बहुत अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता दूर नहीं होगा और आगामी एग्जाम्स में किसी न किसी एक रिजल्ट में फाइनल तक पहुंचने का में कामयाब निश्चित होंगे। अगर आप मन से ठान लेंगे तो बिना आपके ठाने हुए, बिना आपके मेहनत किए हुए दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, सफलता आपको नहीं दिला सकता है। सफलता आपको मिलता है सिर्फ आपके मेहनत से। शिक्षक का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको गाइडलाइन करना, आप बताना कि इस क्षेत्र में इतना पढ़ा जाए और इस रेशियो में पढ़ा जाए ताकि उतना तक सफल होने के लिए पर्याप्त है। तो खुद के लिए मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। और अगर यह केसरिया यूट्यूब चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खुद मेहनत से तैयार करते हैं क्वेश्चन और उसके बाद उसका एनालिसिस लिखते हैं और उसके बाद आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं। तो आप इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, इस केसीसी टीम को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट प्रोवाइड कीजिएगा ताकि हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाते रहें। और इंक्लूडेड जो गेस क्वेश्चन होता है वो भी आगामी एग्जाम्स के लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पर हम अवेलेबल करवा देंगे। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के बारे में जरा देखते हैं तो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दिया और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अपनी राजधानी लाहौर से इसने दिल्ली को ले आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी, बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसे दिल्ली ले आया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। क्लियर। इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। इस दौरान 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करने के लिए राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ईवाज को इसने पराजित किया था। इसके बाद हिसामुद्दीन ईवाज को अपना अधिकार वहां से छोड़ना पड़ा और फलतः इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में शासक रहते हुए कई कार्य करवाए गए थे, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के को जारी किया था जिसमें तांबे का जीतल एवं टंका को जारी किया था। क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगान कहा गया, इल्तुतमिश ने ही इसका गठन किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपको एकदम माइंड को कंट्रोल करके ऑप्शन पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व मानसून से, वापस होती हुई मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, दक्षिण पूर्व पवन से या संवहनीय वर्षा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्व पवन। अब आपको ध्यान में आता होगा कि दक्षिण पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है
तो यहां दक्षिण पूर्व पवन दिया हुआ है, यही तो है आपको पॉइंट में, क्वेश्चन में। तो जरा समझिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दक्षिण पूर्व पवन का ही विस्तारित रूप है। क्लियर? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो यह मानसून भारत के वर्षा ऋतु में 15 जून यानी मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर यानी 15 सितंबर के बीच तापमान में अधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण विषुवत रेखा की ओर से आने वाली दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के भारत के निम्न दाब होने के कारण, जिसके कारण से ये होता क्या है कि मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच तापमान में अधिक वृद्धि होती है भारत में, जिसके कारण से यहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण विषुवत रेखा की ओर आने वाली दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भारत के निम्न वायु दाब की ओर आकर्षित हो जाती है तथा यह पवन अपने दिशा दक्षिण पश्चिम भाग में कर लेती है। अतः इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो समझ गए इस दक्षिण पूर्व पवन को कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया और यह कब से कब तक चलता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखा में बटा होता है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून होता है उसे दक्षिण पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व मानसून को भारत में लौटती हुई मानसून कहा जाता है और इस उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटती हुई मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर? एक बात का और ध्यान रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है जो जाड़े के दिनों में पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्र में वर्षा होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। क्लियर? इस वर्ष के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में ऊर्जा संकट, सूक्ष्म ऊर्जा संक्रमण, बाजारों पर सरकार की प्रतिक्रिया जैसे संभावित जोखिमों को ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में वैश्विक ऊर्जा उत्सर्जन चरम पर होगा 2025 में, और 2030 तक 15% से गिरकर यह 31.5 GT तक पहुंच जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि आपको ध्यान में आता होगा कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है और वो भी बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था या क्यों लागू किया गया था। क्लियर? तो ध्यान रखिए, परमानेंट सेटलमेंट का हिंदी होता है अस्थायी बंदोबस्त या इसे ही इस्तमारी बंदोबस्त कहा गया। क्लियर? अब यह अस्थायी बंदोबस्त क्या था इसको समझिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच टैक्स को वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था को लागू किया गया था और यह एक समझौता था, यह एक संधि था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के एवं बिहार के जमींदारों के बीच टैक्स को वसूलने के लिए। क्लियर? जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इस्तमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त या इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया, क्योंकि जमींदारों के बीच था, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच, तो इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है? इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया था। तो ऑप्शन बी बनेगा। कहने का मतलब है कि क्यों लागू किया गया था, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार के तहत इसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू किया गया था बंगाल एवं बिहार में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाएगा। क्लियर? श्रम अधिक वाली, क्योंकि यह श्रमिक वर्ग ज्यादा है, मजदूर वर्ग ज्यादा है, चाहे तो कोई भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो। क्लियर? मजदूर वर्ग जो है वो भारत में ज्यादा है, जिसके कारण से इसे श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को पहले छोड़ दीजिए, अभिलेख प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। खुद के बारे में अपने
राजतंत्र के बारे में, आपने राजनीति के बारे में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत प्राचीन शासक सम्राट अशोक के द्वारा ही किया गया था। अशोक के द्वारा अभिलेख को ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेइक इन 4 भाषाओं में लिखा गया था और इसके 3 रूप थे, एक स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुफा लेख। क्लियर? यानी एक स्तंभ पर लिखा जाता था, पिलर पर लिखा जाता था, दूसरा शिलालेख यानी चट्टानों पर लिखा जाता था और तीसरा गुफा लेख यानी गुफाओं में लिखा गया अभिलेख। क्लियर? अशोक के अभिलेख की खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले पैड्रेटिव फैनथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में यानी 1750 ईस्वी में इसकी खोज पैड्रेटिव फैनथेलर के द्वारा किया गया, लेकिन पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली थी। तो जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। लेकिन लंबाई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी की कुल लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है और अमेजन नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वतमाला है, जबकि इसका मुहाना अटलांटिक महासागर है। यह ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 40% हिस्सा में प्रवाहित होती है और लगभग इसकी 1000 सहायक नदियां हैं। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी नदी होगी। इस नदी को जैव विविधता का केंद्र कहा जाता है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में, ध्यान दीजिएगा इसका पीडीएफ लेना नहीं भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, क्योंकि इसका पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आगामी एग्जाम्स के लिए। क्लियर? और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, आप इसको सुनिए कम से कम एक बार, उसके बाद आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है या नहीं और उसका सॉल्यूशन भी जितना आपको चाहिए उतना सॉल्यूशन है या नहीं, सिर्फ सटीक और उतना ही सॉल्यूशन करने का हम प्रयास किया जितना आपको आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी हमने किया है जिसके लिए आपको आगामी क्वेश्चन भी बनता है, उससे आंसर भी निकलता है। क्लियर? क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में किया गया है, जिसे भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 88, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि इसके अनुसार कहा गया है कि महान न्यायवादी जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन जैसे कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उसको होता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? अब भारत के महान न्यायवादी को संसद सदस्य का विशेषाधिकार जो प्राप्त है, यानी किसी भी कार्यवाही में जो भाग ले सकता है, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के उपबंध 4 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? नंदीग्राम क्षेत्र, नंदीग्राम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो सालेम समूह जो इंडोनेशिया की एक कंपनी है, इंडोनेशिया की एक कंपनी है सालेम समूह को 2007 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सालेम ग्रुप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत नंदीग्राम में एक रसायन केंद्र केमिकल हब की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई थी। क्लियर? इसके अलावा ध्यान ये भी रखेंगे कि सिंगूर में टाटा समूह को कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। तो 2 समूह, एक नंदीग्राम में सलीम समूह और दूसरा सिंगूर में टाटा समूह को कारखाना स्थापित करने की अनुमति सेज के अंतर्गत दिया गया था। क्लियर? आपसे पूछा क्वेश्चन में नंदीग्राम में, तो सही आंसर सालेम समूह होगा। सालेम समूह इंडोनेशिया की कंपनी है। क्लियर? जिसे इसे रासायनिक केंद्र केमिकल हब की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई थी। नंदीग्राम जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यकृत। जैसी टॉक्सिन है तो टॉक्सिन से प्रभावित होता है हमारा लीवर, यकृत प्रभावित होता है। यही कारण है कि जहर खाए हुए व्यक्ति को किसकी जांच किया जाता है? लीवर की जांच किया जाता है। जहर खाए हुए या जहर गया हुआ शरीर में व्यक्ति की जब पोस्टमार्टम की जाती है तो यकृत यानी लीवर की जांच की जाती है, लीवर टेस्ट किया जाता है। क्लियर? उसी से पता चलता है कि जहर है इसके शरीर में या नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एफ्लाटॉक्सिन एक कवक के रूप में जहरीले कार्सिनोजेन एवं म्यूटाजेन होता है जो काफी जहरीला होता है। यह कवक होता है एफ्लाटॉक्सिन।
एफ्लाटॉक्सिन से मुख्य रूप से ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं, जिससे शारीरिक विकास अवरुद्ध पड़ जाता है, यानी शारीरिक विकास नहीं हो पाता, जहां तक विलंबित विकास होता है, देरी से विकास होता है, चाहे यकृत क्षति ज्यादातर होता है और यकृत में कैंसर होने की संभावना भी बनती है। एफ्लाटॉक्सिन कुछ कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का एक परिवार है जो मक्का, जैसे मकई, मूंगफली, बिनौला और ट्री नट्स जैसे कृषि फसलों पर पाए जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो पैदा करने वाले मुख्य कवक जो है वो एस्परगिलस फ्लेवस है और एस्परगिलस पैरासिटिकस है। ये दुनिया के गर्म स्थान और नम वाले स्थान में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G15 क्या है? तो G15 जो है वो विश्व का विकासशील जो भी देश है उसका समूह है G15, ग्रुप 15 जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 सितंबर 1989 ईस्वी में बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में 9वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह उन्नत विकास और समृद्धि के एक सामान्य लक्ष्य के साथ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों से बना हुआ है। G15 का पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो 1990 ईस्वी में मलेशिया में इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है। G15 वर्तमान समय में चीनी, ईरान और केन्या को शामिल होने के बाद 18 देशों का समूह बन गया है, लेकिन इसका पूर्ववर्ती नाम अभी भी G15 ही शामिल है। क्लियर? भारत G15 का सदस्य जो बना था वो 2021 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां स्थित है? तो यह केरल के कोचीन में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है। अब जरा इसको समझिएगा, ये कोचीन में दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख नौसेना वायु स्टेशन के रूप में इस कमीशन किया गया था इसे 11 मई 1953 ईस्वी को। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुराना ऑपरेटिंग एयर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, क्लियर, जब विद्रोह का दमन कर दिया गया इसके बाद किन प्रांतों से सिपाही को चुना गया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से चयन किया गया था। अब यह समझिएगा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली से 10 मील यानी 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे थे। इनके द्वारा सिपाहियों के विद्रोह के रूप में यह विद्रोह शुरू हुआ था। क्लियर? यह विद्रोह शुरू हुआ था। अब और समझिएगा इसको डिटेल से, तो बिहार में अगर इस 1857 ईस्वी के विद्रोह को अगर हम बिहार में समझने का प्रयास करें, बिहार के अंतर्गत, तो 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार में 3 जुलाई को पटना में शुरू हुआ था। और इसके नेतृत्व की अगर बात करेंगे कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो किया गया था वो पीर अली के द्वारा पटना में किया गया था। क्लियर? 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़राइली ने दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, यह कहा गया था जेम्स आउट्रन एवं W. टेलर के द्वारा। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 ईस्वी का विद्रोह, T.R. होम्स ने कहा था, जबकि 1857 ईस्वी के विद्रोह को ही यह धर्मांधियों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह L.E.R. वीज के द्वारा कहा गया था। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, 1857 ईस्वी के महान क्रांति जो हुआ था वो दिल्ली में इसका केंद्र और इसका नायक जो था वो बहादुर शाह जफर इसका नायक था और बख्त खां इसका नायक था। कानपुर में इसका नायक नाना साहब, लखनऊ में इसका नायक बेगम हजरत महल, झांसी में इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, इलाहाबाद में इसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया, जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, बरेली में इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, फैजाबाद में इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था, फतेहपुर में इसका नेतृत्व अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना के नाम से जानी जाती है। गंडक परियोजना जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल की भी संयुक्त परियोजना है। इसे 1959 ईस्वी में बनाया गया था और 1959 ईस्वी में ही भारत नेपाल समझौता के तहत इसे नेपाल को भी लाभान्वित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है। इसी बैराज से 4 नहर निकाली गई है, जिसमें 2 नहर भारत में और 2 नहर नेपाल में स्थित है।
बात करें कि गंडक नदी परियोजना 2 भाग में बटा हुआ है। पहले भाग को मुख्य पश्चिमी नहर के नाम से जाना जाता है और यह मुख्य पश्चिमी नहर जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी तक फैला है तथा इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में है। गंडक नदी की गंडक नदी परियोजना का दूसरा भाग जो है इसे मुख्य पूर्वी नहर के नाम से जाना जाता है, इसे तिरहुत की नहर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। गंडक नदी परियोजना को 2 भाग में बांटा गया, मुख्य पश्चिमी नहर और मुख्य पूर्वी नहर। क्लियर। मुख्य पश्चिमी नहर की लंबाई 200 किलोमीटर तथा इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में है, जबकि मुख्य पूर्वी नहर जो दूसरा भाग है गंडक नदी परियोजना का, वो मुख्य पूर्वी नहर या इसे ही तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 293 किलोमीटर है और इसका विस्तार मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इसमें से नहीं है? अब याद ये रख लेंगे कि अस्थायी सदस्य है कौन कौन, तो आप ट्रिक याद रखेंगे, एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो, कहने का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। फा से याद रखेंगे फ्रांस और रा से याद रखेंगे रूस। क्लियर। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एवं रूस, ये 5 देश जो है वो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है इसको समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है इसको समझिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है और इसका काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन या दुनिया का पुलिसमैन या विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। क्लियर। सुरक्षा परिषद की स्थापना की बात करें तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका है और इन 5 को वीटो शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य जिसका प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। इन्हें क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा के द्वारा चुन लिया जाता है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला अनुसार बदल दिया जाता है। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की बात करें तो सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा न्यासिका परिषद के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर। तो सही आंसर आपका जाएगा जो अस्थायी सदस्य नहीं है वो है आपका जर्मनी। क्लियर। 5 को छोड़ के जो ऑप्शन रहेगा वही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का संबंध किस राज्य से? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार से। बिहार सरकार के द्वारा बीपीएल परिवार के लिए किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3000 रुपये एक मुफ्त सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसकी शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड के घोल में एक्वारेजिया जिसे कहा जाता है। क्लियर। एक्वारेजिया, HCl कहेंगे, HCl प्लस HNO3। अब HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का अनुपात कितना? 1। अगर ये दोनों मिला दिया जाए तो उसे ही कहा जाता है एक्वारेजिया। क्लियर। और इसी एक्वारेजिया में सोना जो होता है वो घुल जाता है। यही कारण है कि इस एक्वारेजिया को, क्योंकि सांद्र होता है, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है ये विलयन एक्वारेजिया। क्लियर। तो इसमें सोना घुल जाता है जिसके कारण से ही इसे शाही पानी यानी रॉयल, नाम याद रखेंगे, एक्वारेजिया को ही रॉयल वाटर या शाही पानी, क्लियर, रॉयल वाटर की संज्ञा दिया गया है या इसे ही शाही पानी भी कहा जाता है। क्लियर। क्योंकि सोना इसमें घुल जाता है तो इसे शाही पानी या रॉयल वाटर कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सांद्रित अम्ल किसको कहेंगे? अब अम्ल जिसमें शुद्ध अम्ल, जो जिस विलयन में शुद्ध अम्ल मिला हुआ होता है और पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा, उसे सांद्रित अम्ल कहा जाता है। तनु अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा अम्ल की मात्रा कम, ऐसे विलयन को तनु अम्ल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है विभिन्न
भौगोलिक परिस्थिति और दूसरा तरफ देश दिया हुआ, तो अत्यधिक गर्म है दिया हुआ, तो अत्यधिक गर्म हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा के रूप में अंटार्कटिका महाद्वीप। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी हो जाएगा भारत में, मेघालय राज्य में। अत्यधिक सूखा वाला एरिया चिली है, दक्षिण अमेरिका महादेश का देश चिली है। तो 4, 3, 2, 1 सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो द्वितीय हरित क्रांति जो है वो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित है द्वितीय हरित क्रांति। अब द्वितीय हरित क्रांति किसके मन का उपस्थ है जरा देखिएगा। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि में दूसरी हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताई। इसमें मिट्टी से लेकर विपणन यानी मार्केटिंग तक कृषि के सभी पहलुओं को शामिल करने की बात कही गई। तदनुसार भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौती के परिप्रेक्ष्य में देश में दूसरी हरित क्रांति के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह सम्मेलन नई दिल्ली में 22 से लेकर 24 नवंबर 2006 को आयोजित किया गया था। क्लियर है? कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, CSIR तथा एसोचैम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो रहा वो नॉलेज एग्रीकल्चर रहा था। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी से रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया है। इसको जरा देखिएगा, तो एपिटोन नामक पुस्तक के यूनानी ग्रीक लेखक, एपिटोन एक पुस्तक है और यह पुस्तक जो है वो एक यूनानी या ग्रीक लेखक जस्टिन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? इसी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किया अपनी पुस्तक एपिटोन में। बाद में इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। क्लियर? तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाला अंग्रेज था। इसके अलावा देखेंगे तो एरियन जो एक इतिहासकार था, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया। तो ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस दोनों कहा गया। इसके अलावा सेंड्रोकोटस के नाम से भी इसे जाना गया है। तो सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स ने पहचान की, एंड्रोकोटस के रूप में एरियन ने पहचान की, फिलार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की संज्ञा दी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित झंझा द्वारा उत्पन्न ध्वनि तड़ित दिखाई देने के बाद 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। गड़गड़ाहट वाले बादल की अनुमानित दूरी की गणना करना है। अब जिसने दूरी की गणना किया है, चाल आपको दिया हुआ है, तो ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल आपको दिया हुआ है कितना? 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में? तो 10 सेकेंड के टाइम में दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि निकालना आपको दूरी है, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना समय। कितना ही तो होता है, चाल आपको दिया हुआ है 340 गुना समय 10 दिया हुआ है, अर्थात 3400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर? इसको अगर किलोमीटर में किलोमीटर में दिया हुआ है, दूरी किलोमीटर में 3400 किलोमीटर में दिया हुआ है। अगर मीटर में दिया हुआ है, चूंकि मीटर पर सेकेंड में है चाल, तो मीटर में दिया हुआ है दूरी 3400 मीटर आ गया। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3.4 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3.4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युतिकी ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। पहली बात तो ये क्लियर। अब जब यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो किस विधि का इस्तेमाल इसमें? तो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा देने हेतु विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया था, जो अंततः यांत्रिक ऊर्जा के रूप में इसे बदल देता है और इसमें 30% ऊर्जा की हानि हो जाती है। 30% ऊर्जा की इसमें हानि हो जाती है। विद्युत मोटर का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा को गति देकर यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट जो है उसे येलो बुक कहा जाता है। जरा कुछ देश का सरकारी दस्तावेज देखेंगे और उसका प्रकाशन देखेंगे। व्हाइट पेपर, जिसे श्वेत पत्र हिंदी में कहा जाता है, तो व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र जो है वो भारत और ब्रिटेन के विशेष विषय पर दस्तावेज जारी किया जाता है या प्रकाशन जारी किया जाता है। क्लियर? व्हाइट बुक, अभी तो देखे व्हाइट पेपर, अब देखेंगे व्हाइट बुक। व्हाइट पेपर व्हाइट बुक अलग है। व्हाइट पेपर जो है, श्वेत पत्र जो है वो भारत और ब्रिटेन के विशेष विषय पर प्रकाशित होने वाला दस्तावेज है
और व्हाइट बुक जर्मनी, पुर्तगाल, चीन की सरकारी प्रकाशन का प्रकाशन रिपोर्ट है। क्लियर। ब्लू बुक की बात करें तो ब्रिटेन सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक की बात करें तो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक जो है वो फ्रांसीसी सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम की सरकारी रिपोर्ट है। ज्वाइंट पेपर जो है दो या दो से अधिक सरकारों के संयुक्त रिपोर्ट को प्रकाशन जो होता है उसे ज्वाइंट पेपर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के लिए टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन कंपनियों को शामिल किया गया है? मीसो को शामिल किया गया है और एनपीसीआई को शामिल किया गया है। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मीसो, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो मीसो और एनपीसीआई, इसके अलावा पॉलीगॉन लैब्स को 2023 के लिए टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में स्थान दिया गया है। क्लियर। किसको किसको? मीसो, एनपीसीआई और पॉलीगॉन लैब्स को। मीसो दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला शॉपिंग ऐप है और अमेजोन और वॉलमार्ट द्वारा तय कीमत पर ग्राहकों की जरूरत को यह पूरी करता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को स्थापित किया और भारत में ई कॉमर्स के विकास को सक्षम बनाया है। 2021-22 में भारत के डिजिटल भुगतान में एनपीसीआई का हिस्सा 52% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जरा इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्र होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब जैसे ही पृथ्वी का विषुवत रेखीय भाग जो है वो सूर्य के सामने आ जाता है तब पूरे ग्लोब पर सूर्य का प्रकाश बराबर हिस्सों में पहुंच पाता है, जिसके कारण से दिन एवं रात की अवधि बराबर हो जाती है पूरे ग्लोब पर। और ऐसा स्थिति वर्ष में 2 बार होता है, एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 22 या 23 सितंबर को। एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 22 या 23 सितंबर को पृथ्वी की स्थिति, सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है, जिसके कारण से पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। इसे इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आप देखेंगे जब सूर्य की स्थिति कर्क वृत्त पर होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर होती है, जो कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष होती है, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी, रात की अवधि छोटी हो जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ता है, लंबवत पड़ता है, जिसके कारण से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि छोटी हो जाती है। ठीक इसी दिन यानी 21 जून को ही आपसे पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है, बड़ी की छोटी? 21 जून को क्योंकि सूर्य की स्थिति कहां? उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी और रात की अवधि बड़ी हो जाएगी। क्लियर। सूर्य की स्थिति जब मकर वृत्त पर होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त पर होती है, तो ऐसे स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण पूरे ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी होती है, और यह स्थिति 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष होती है। तो ध्यान दीजिएगा 22 दिसंबर को दिन की अवधि जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राज वामबद्ध आंदोलन थी। अब यह राज वामबद्ध आंदोलन है क्या? राज वामबद्ध आंदोलन का मतलब होता है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी मांग करना, तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, यही इनका उद्देश्य होता था नरम दल वाले नेताओं का। क्लियर। और ये जो उदारवादी या नरम दल वाले नेता थे वो ब्रिटिश शासन के समर्थक और उसके प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचार के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता के रूप में देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी जो है वो उदारवादी नेताओं में शामिल किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब इस पर राष्ट्रपति अपना अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी साधारण विधेयक जो होता है वो कानून का रूप ले लेता है। कोई भी साधारण विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में किया गया है। ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है और राष्ट्रपति का अनुमति जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत किया गया है। कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति रोक भी सकता है और अपनी अनुमति दे भी सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में किया गया। अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है तो विधेयक उसी समय अधिनियम बन जाता है। क्लियर।
लेकिन इस मामले में वित्त विधेयक या धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक जो होता है वो पहली बार संसद में नहीं लाया जाता है, वो पहले राष्ट्रपति के यहां जाता है। क्लियर? और राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन प्रदान कर देते हैं, तब इसके बाद संसद के लोकसभा में जाता है। पहली बार धन विधेयक लोकसभा जब इसे पारित कर देता है तो राज्यसभा को भेजा जाता है, राज्यसभा को 14 दिन की छूट दिया जाता है धन विधेयक के मामले में। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा पारित किया तो किया, नहीं भी किया फिर भी वहां से पारित ही समझा जाता है, और ऐसे स्थिति में धन विधेयक कानून का रूप ले लेता है। क्लियर? धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के तहत तथा इसे परिभाषित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग गेहूं की खेती करने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो राज्य में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के विकास को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते की शर्तों के तहत PMSRLM पात्र जो व्यक्ति होंगे, इसके योग्य जो व्यक्ति होंगे, तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पात्र जो स्वयं सहायता समूह के को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान किया जाएगा। इस रणनीति सहयोग का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना, उन्हें उद्यमशीलता गतिविधियां सुनिश्चित करने अपने उद्यमों को विस्तार करने और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? जी हाँ, वांगानुई नदी। वांगानुई नदी जो है वो न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसे वांगानुई नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह न्यूजीलैंड के मूल जनजाति जो माओरी जनजाति है, तो माओरी समुदाय के लिए यह पारंपरिक एवं धार्मिक महत्व रखता है यह नदी, जिसके कारण से मार्च 2019 में इस नदी को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होने का दर्जा दे दिया गया। यानी न्यायिक रूप से इस नदी को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी मानव जाति को प्राप्त होता है। इसका मतलब है यदि कोई इस नदी को प्रदूषित करता है या अन्य हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उस पर कानून की वही प्रतिक्रिया शामिल किया जाएगा, लागू किया जाएगा जो किसी मानव को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्लियर? भारत भी न्यूजीलैंड की भांति चूंकि एक राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ देश है, और न्यूजीलैंड के इस कानून को पूर्ण निर्णय मानकर, मतलब कि एक अच्छा निर्णय मानकर, भारत भी इसी महीने यानी मार्च में 2019 में गंगा नदी, क्योंकि आस्था के साथ हमारा गंगा नदी और यमुना नदी दोनों जुड़ा हुआ है आस्था के साथ यहाँ के लोगों के लिए, तो गंगा और यमुना नदी को विधिक व्यक्तित्व का दर्जा भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। तो दोनों चीज ध्यान रखेंगे, वांगानुई नदी न्यूजीलैंड का व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि भारत का गंगा एवं यमुना नदी भी। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो ऐसा बात था कि रौलट एक्ट जब पारित हुआ था, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर? फ्लैट एक्ट कहा गया, और इसके विरोध करने के कारण पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून रौलट एक्ट को कहा गया। उसी के विरोध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ऐसे स्थिति में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों भारतीयों के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था उनकी गिरफ्तारी के विरोध में। इसी बीच पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए थे। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जी शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था तथा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर ली थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्यों हुआ? तो किचलू एवं सतपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए रणनीति का प्रस्ताव किया है। कौन सा? तो पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 सम्मेलन जो ग्लासगो में आयोजित किया गया, उसमें अपनी वर्धित जलवायु प्रतिबद्धताओं
पंचामृत रणनीति की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचने की प्रतिबद्धता को शामिल किया गया। पंचामृत रणनीति में शामिल 5 तत्व कौन कौन से रहे, जरा इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंचामृत रणनीति के तहत इसमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला तत्व है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को विकसित करना। दूसरा है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना। तीसरा है अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा जरूरत को पूरी करना। चौथा है कार्बन की तीव्रता में 45% की कमी लाना तथा पांचवा है 2070 तक नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन करना, यानी 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देना। यही 5 तत्व पंचामृत रणनीति का रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है पुलित्जर पुरस्कार। आप जरा देखिएगा, सन 1917 ईस्वी में अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे, यह किस विश्वविद्यालय के द्वारा, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाने वाला यह एक पुरस्कार है। यह समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के तहत अनुसार दिया जाता है। क्लियर। यानी किसकी याद में, तो जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है 1917 ईस्वी से। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय की अगर बात करेंगे तो गोविंद बिहारी लाल थे, जिनको 1937 ईस्वी में पत्रकारिता के क्षेत्र का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा भारत के 4 और पुलित्जर पुरस्कार विजेता में से दूसरा है 2000 ईस्वी में झुम्पा लाहिरी को, 2003 में गीता आनंद को, 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी को और 2014 में विजय शेषाद्री को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्वेत प्रकाश को नील नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करने के उपरांत श्वेत प्रकाश जो होता है वो पैदा होता है। नली में जो होता है भरी आर्गन गैस और पारा की वाष्प विसर्जन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक दोनों तंतुओं को गर्म कर लिया जाता है, और जब तंतु गर्म हो जाता है तो नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होता है, तो पंचायत समिति जो होता है वो एक परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य करता है। ध्यान देंगे, यह पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा हिस्सा होता है तथा इसे ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच का योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। इस संस्था का विभिन्न राज्य में अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में इसे मंडल प्रजा परिषद के नाम से, गुजरात में तालुका पंचायत के नाम से और कर्नाटक में मंडल पंचायत के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर। पंचायत समिति क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर में विभाजित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। क्लियर। जिसमें पंचायत समिति जो है वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का योजक कड़ी है। क्वेश्चन है, अरब सागर की आईब्रो यानी द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, भौं किसे कहा जाता है, अरब सागर की भौं किसे कहा जाता है, माहे को। अरब सागर की भौं कहा जाता है माहे को। माहे या मयाजी क्षेत्र, माहे क्षेत्र या मयाजी क्षेत्र इसे कहा जाता है। भारत के पुदुचेरी के अनुशासित प्रदेश के माहे जिले में स्थित एक नगर है। इसी माहे क्षेत्र को अरब सागर की भौं यानी द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत छोटा है। यही कारण है कि इसे द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। केरल में स्थित कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी में रहा और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सभी भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। इसके तहत सबसे पहला राज्य सतारा रहा था। 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया सतारा को। ध्यान दीजिएगा, इसके तहत सबसे पहले सतारा अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया था। अगला है पॉइंट, शिक्षा संबंधी सुधार हेतु डलहौजी ने 1854 ईस्वी में गुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अलावा डलहौजी ने 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भारत में किया। 1854 ईस्वी में लोक सेवा आयोग या लोक सेवा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था।
भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने किया। 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का प्रचलन किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, साथ ही उन्होंने नरबली प्रथा को भी रोकने का पूरा प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर विकसित किया है? तो वो है गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, जिसे जर्मनी के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने उत्कृष्ट सुपर कैपेसिटिव व्यवहार वाला पेपर सुपर कैपेसिटर बनाने के लिए समुद्री शैवाल आधारित एनोड सामग्री को विकसित किया है। यह पेपर सुपर कैपेसिटर पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और दावा किया जाता है कि यह सबसे पतली और सबसे तेज चार्जिंग यानी 10 सेकेंड में ही चार्ज हो जाता है। सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जिसमें तेज चार्जिंग या डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च ऊर्जा शक्ति घनत्व और एक लंबा जीवन चक्र इसमें होता है। हरी समुद्री शैवाल चीटोमोर्पा एंटेनियो या हरी समुद्री शैवाल जो चीटोमोर्पा एंटेनिया है उसको गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र से एकत्रित किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल का संबंध जो है वो राधा मोहन कप से रहा है। कुछ खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी की बात करिए तो पोलो खेल से संबंधित ट्रॉफी जो है वो राधा मोहन कप, एजार कप, क्लासिक कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, ये सभी पोलो खेल से संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी या सॉरी डूरंड कप, रोवर्स कप, डीसी राइट ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएए शील्ड ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप तथा मर्डेका कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी या कप है। क्रिकेट की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीटी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, सभी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा टेबल टेनिस की बात करें इससे संबंधित ट्रॉफी बर्ला बेलेक कप जो पुरुष के लिए होता है, जय लक्ष्मी कप जो महिला के लिए होता है, राजकुमारी चैलेंज कप जो जूनियर महिला के लिए, रामानुजन ट्रॉफी जो जूनियर पुरुष के लिए टेबल टेनिस में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का विस्तृत रूप क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा रूप होता है। इसका मतलब है कि कैरेक्टर सी का पूरा रूप होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस तकनीक का उपयोग बैंकिंग उद्योग में बैंक चेक से जुड़े लेनदेन को सुरक्षित और शीघ्र समाशोधन सुनिश्चित करने के लिए पात्रों की मान्यता के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में प्रत्येक बैंक शाखा का एक विशिष्ट MICR कोड दिया जाता है और इसे RBI को बैंक शाखा की पहचान करने और चेक समाशोधन प्रतिक्रिया को गति देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? जनता पार्टी के सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था। ध्यान देंगे यह पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो जब 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, रोलिंग प्लान 1978 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी के बीच चलाया गया प्लान था। इसे अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो योजना प्रभावशील हुआ है, जो प्रभावित है, जो योजना के अंतर्गत लागू किया गया था उसका मूल्यांकन करना वार्षिक रूप से और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाया जाना इसका मेन उद्देश्य था। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। इसे जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 को खारिज करके मोरारजी देसाई की सरकार ने लागू किया था। क्लियर? तो यही कारण है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का नहीं था, 4 वर्ष का रहा। 1974 में शुरू हुआ, 1978 ईस्वी में इसको मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर रोलिंग प्लान को लागू कर दिया गया। क्लियर? हालांकि बाद में 1980 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार जब आई तब रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया गया और 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी को लागू कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु मायोग्लोबिन के अंतर्गत पाई जाती है। मायोग्लोबिन एक लौह और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन होता है जो सामान्य रूप से और लगभग सभी स्तनधारी व कशेरुकी के मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है। मायोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ले लेता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया में उपयोग के लिए छोड़ देता है, जहां ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रिया होता है अर्थात जोर देने वाला जब कसरत हम लोग करते हैं उस समय मांसपेशियों को श्वसन के लिए योग्य बनाने का काम यही मायोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए बी
पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज होता है? तो ये द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूएसबी का पूरा रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव एक द्वितीय प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। यूएसबी एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर को बाहरी और अन्य उपकरणों के साथ संबंध करने की अनुमति देता है। यूएसबी की पहली व्यावसायिक रिलीज यानी इसका पहला प्रयोग जनवरी 1996 ईस्वी में हुई थी। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो यह कम समय के लिए मेमोरी को रखता है। इसके अंतर्गत रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी को शामिल किया जाता है। तृतीयक भंडारण उपकरण की बात करें तो इसमें उच्च क्षमता वाला डेटा अभिलेखागार शामिल होते हैं जिसमें टेप या ऑप्टिकल डिस्क जैसे हटाने योग्य मीडिया को शामिल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह मूल संविधान में 22 भाषा था। ध्यान दें, हमारे मूल संविधान में भाषाओं की कुल संख्या 14 थी। क्लियर? हमारे मूल संविधान में भाषाओं की कुल संख्या 14 थी। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में शामिल किया गया, जबकि 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़कर 16वां, 17वां और 18वां भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। इसके अलावा 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में किया गया जिसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को भारतीय संविधान में जोड़कर भारतीय भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई। तो वर्तमान समय में कुल भारतीय भाषाओं की संख्या भारतीय संविधान में 22 है, जिसमें फिर से एक बार ध्यान दिया जाए तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। इसके अलावा सिंधी भाषा को जोड़ा गया कब? तो ध्यान रखेंगे 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 ईस्वी के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ा गया 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के तहत, जबकि बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। राजभाषा की चर्चा संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी को लिपि के रूप में वर्णित किया गया है। क्लियर? संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब पहले आयोग का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जून 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है? तो वो है कोलकाता कर रहा है। क्लियर? फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया पूर्वी क्षेत्र सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है, जो कि 22 से 25 जून तक लंदन में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में जर्मनी की 4 जर्मनी की 4 फिल्म, अमेरिका की 1 फिल्म, बांग्लादेश की 1 और भारत की, यहाँ पे भारत की 7 फिल्मों को इसमें दिखाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा क्या होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है वो कारखानों से उत्पन्न हानिकारक प्रदूषक जो होते हैं उसके कारण उत्पन्न होने वाला वर्षा होता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक रूप से यह अम्लीय होती है, यही कारण है कि इसको अम्ल वर्षा कहा जाता है और इसमें ज्यादातर मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की होती है। SO2 और NO2 नामक जो प्रदूषक होते हैं इसमें मिले हुए होते हैं, जिसके कारण से वर्षा का pH मान 5.6 हो जाता है, जिस कारण से इसकी अम्लीय होने के कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और गंधक का तेजाब बन जाता है। इस कारण से इसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों एवं स्वचालित वाहनों के चलाने में उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट के नाम से कोबाल्ट भी पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा प्रचुर रूप से पाई जाती है। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। यह एक लौटा ऐसा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसकी कमी से रक्तता यानी एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है और साथ ही तनाव से निपटने में भी मदद करता है। अतः यही कारण है कि विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। खूब क्वेश्चन पूछता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एंटी स्ट्रेस विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? विटामिन B12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की गई थी। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन LIC इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को किया गया था।
इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी के साथ देश का सबसे बड़ा निवेशक कंपनी भी है। पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। LIC के वर्तमान अध्यक्ष श्री D.K. मेहरोत्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ह्यूमन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्रूमन क्या है? तो कीट नियंत्रण की एक विधि ध्रूमन होती है, जिसमें मौजूद किसी भी कीट को जहर देने के लिए गैसीय कीटनाशकों या ध्रूमक, जिसे फ्यूमिगेंट के नाम से जाना जाता है, के साथ एक जगह को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया जाता है। ध्रूमन 3 प्रकार का होता है, एक गैसीय ध्रूमन, दूसरा तरल ध्रूमन और तीसरा ठोस ध्रूमन होता है। ध्रूमन हेतु अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। अब ध्रूमक यानी फ्यूमिगेंट क्या होता है? तो एक रसायन होता है जो पर्याप्त तापमान और ताप पर गैसीय अवस्था मौजूद होता है और कीट जीवों के लिए घातक होने के लिए पर्याप्त रूप से बनाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड को ध्रूमन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह वनस्पतिक बीजाणुओं, जीवाणुओं, सूत्रकृमियों, कीड़ों तथा कृंतकों को नष्ट करता है। इसका प्रयोग अनाथ भंडारण भवनों की कीटों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट नियंत्रण के लिए भंडारण जो खाद्यान्न भंडारण होते हैं वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है? वो है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य जो है वह देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जटिल इलेक्ट्रॉनिक रेलवे उत्पादों को डिजाइन और निर्माण करने वाली तेलंगाना कंपनी नोवा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित सुविधा का औपचारिक उद्घाटन किया है। वर्ष 2017 में कंपनी ने एक निजी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, PDF जरूर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बहुत बहुत